हेलो फ्रेंड, मैं दिलीप मिश्रा। आज की क्लास में हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व पर चर्चा करेंगे, यानी बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि बायोस्फीयर क्या है, ठीक। और उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व हम पढ़ रहे हैं तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, किस एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो जान लीजिए कि बायोस्फीयर रिजर्व से हर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, वनडे एग्जाम्स हो या स्टेट टीचर परीक्षाएं हैं, हर जगह बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास में हम बायोस्फीयर रिजर्व को जो है सॉर्ट आउट करके बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। जैसा कि यहाँ देखा गया, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया एक मैप बनाया गया है जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं भारत में, सारे सबको दर्शाया गया है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि हमें पढ़ना क्या क्या चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बायोस्फीयर के बारे में जानेंगे कि बायोस्फीयर होता क्या है। बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर के बारे में आप जान लीजिए कि स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल का वह सम्मिलित क्षेत्र जहाँ पर किसी भी जीव या जंतुओं या वनस्पतियों के लिए अनुकूल पर्यावास हो, उसी को हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। या ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये आप इस तरीके से बना दें, ये हो गया आपका स्थल मंडल, इसको रिप्रेजेंट कर दे, या यहीं पे लिख देते हैं, ये है लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल हो गया, ये आपका वायुमंडल हो गया, और ये जल मंडल हो गया। तो इसका ये जो क्षेत्र आ रहा है, ये तीनों का सम्मिलित क्षेत्र आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर, यानी कि इसको हम कहते हैं जैव मंडल। इसको हम क्या कहते हैं, जैव मंडल, ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वो सम्मिलित क्षेत्र जहाँ पर किसी भी जीव जंतुओं के लिए, या जीव जंतु या वनस्पतियाँ जो भी हैं उनके लिए अनुकूल पर्यावास हो, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक। तो अब अगला पॉइंट आता है कि बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक आरक्षित क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसको उस देश की सरकार जो है नामित करती है, तथा यूनेस्को यूनेस्को उसे मान्यता देता है। यूनेस्को क्या करता है, उसे मान्यता देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व ये प्राकृतिक व सांस्कृतिक दृश्यभूमियों का वह सम्मिलित क्षेत्र होता है। प्राकृतिक व सांस्कृतिक दृश्यभूमियों का वह सम्मिलित क्षेत्र होता है जो बड़े जलीय व स्थलीय पारितंत्रों को समाहित करता है, ठीक है। उसके अंतर्गत बड़े जलीय और स्थलीय पारितंत्र होते हैं, यानी उनका क्षेत्र बड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसे भूभाग या जलीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उस देश की सरकार उसे क्या करे, नामित करे, और यूनेस्को जो है उसे मान्यता दे अपने प्रोग्राम में। उसका एक प्रोग्राम है MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उस प्रोग्राम के तहत जो है अगर यूनेस्को उस क्षेत्र को मान्यता देती है तो ऐसे चिन्हित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट यहाँ पे जो जानने लायक है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है, बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक, ये कब से, मतलब देखा जाए कि मतलब बायोस्फीयर रिजर्व का कार्यक्रम शुरू कब से हुआ, या ये शब्द या ये जो कॉन्सेप्ट है इसका उद्भव कब हुआ, ठीक है। तो इसका जो उद्भव हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व का, आप लिखेंगे इन सब चीज़ों को। इसका उद्भव हुआ 1971 में, ठीक है। 1971 में यूनेस्को के एक प्रोग्राम, यूनेस्को का एक प्रोग्राम है MAB, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर। यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में इसका उद्भव हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है इसका अब निर्धारण कब हुआ, ये भी पूछा जाएगा। 2-3 डेट है यहाँ पे जो ध्यान रखना है आपको। अब निर्धारण, इसका अब निर्धारण हुआ 1976 में, ठीक है। 1976 में इसका अब निर्धारण हुआ। और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, या हम कह सकते हैं कि भारत कब जाकर के उसमें शामिल हुआ, या भारत की प्लेस को या कब इसमें शामिल किया गया। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का निर्धारण 1986 में हुआ, 1986 में, ठीक है। नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व का निर्धारण जो है कब हुआ, निर्धारण
1986 में। ठीक है, तो ये 3 डेट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट कि बायोस्फीयर क्या होता है, तो आपने समझ गया, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल का वो सम्मिलित क्षेत्र जहाँ पर किसी भी जंतु या वनस्पतियों के लिए अनुकूल पर्यावास हो, ऐसे भूभाग को, ऐसे जलीय भाग को हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहते हैं। दूसरा पॉइंट है बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, तो बायोस्फीयर रिजर्व प्राकृतिक व सांस्कृतिक दृष्टिभंगियों का वह सम्मिलित क्षेत्र होता है जो बड़े जलीय व स्थलीय पारितंत्रों को समाहित किया हुआ होता है। ऐसे क्षेत्र को हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तीसरा पॉइंट ये होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व नामित किस क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया जाएगा, तो उसके लिए होता है कि उस किसी भी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व तब नामित किया जाएगा जब उस देश की सरकार उसको नामित करे तथा यूनेस्को उसके अपने प्रोग्राम यानी एमएबी के तहत उसको मान्यता दे, तो ऐसे भूभाग या जलीय क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, अब अगली बात क्या है यहाँ पे जो जानने लायक थी वो ये कि 3 डेट, उसका उद्भव कब हुआ, अब निर्धारण कब हुआ और भारत में जो है इसका निर्धारण कब हुआ। तो ये हो गया आपका 1971, 1976 एंड 1986। ठीक है, तो ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गई। अब अगला पॉइंट आता है जो यहाँ पे जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो ये कि बायोस्फीयर रिजर्व का विषय क्या है, इसका कार्य क्षेत्र क्या होता है और इसकी कंडीशंस क्या है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का विषय, कार्य क्षेत्र और कंडीशन। तो चलिए पहले इन 3 पॉइंट को क्लियर करते हैं। हालांकि ज़्यादातर प्रश्न बायोस्फीयर रिजर्व पे जो है उनके कौन कितने हैं, कितने यूनेस्को में शामिल है, कौन किस राज्य में, इसी से होकर के क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। लेकिन आइए जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको देख लिया जाए। यानी कि पहला पॉइंट हम इसका विषय देख लेते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व का विषय क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का मेन उद्देश्य क्या होता है कि मानवीय यानी मानव के द्वारा जो विकास हो रहा है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक है, क्या है, यहाँ लिख लीजिए, विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच समन्वय स्थापित करना, ठीक है, कहने का मतलब है कि विकास होना चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कि पर्यावरण पर उसका कोई दुष्प्रभाव न पड़े, ठीक है, और विकास भी हो। तो ये इसका पर्यावरण यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व का मेन सब्जेक्ट यही है। ठीक है, कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक है, ये हो गया इसका। अब बात आती है शर्त की, कंडीशन क्या है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे शर्त यानी कि कंडीशन। तो कंडीशन में मैंने बताया अभी कि किसी भी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा तब दिया जाएगा जब उस क्षेत्र में यानी उस क्षेत्र को उस देश की सरकार, ठीक है, उसे नामित करे। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आप कह सकते हैं कि देश की सरकार नामित करे, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे होता है कि यूनेस्को द्वारा मान्यता मिले। ठीक है, मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, तो अगर ये 2 चीजें हो गए तब उस क्षेत्र को आप क्या कहेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दे देंगे, तब उस क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात आती है इसके वर्ग की कि इसकी क्रिया क्या है। ठीक है, क्रिया विधि यानी किस क्षेत्र में इसका काम होता है। क्रिया, बायोस्फीयर रिजर्व का काम क्या है, तो पहला काम आप बायोस्फीयर रिजर्व का है कंजर्वेशन का। क्या है, कंजर्वेशन के 3 मेन वर्क है। तो आप पहला लिखेंगे कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन किस क्षेत्र में होगा, बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी के क्षेत्र में। बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी के क्षेत्र में कंजर्वेशन, आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन। दूसरा आपका हो गया डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट किस क्षेत्र में, इकोनॉमिकल। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे है लॉजिस्टिक। ठीक है, तो ये इसके वर्क होते हैं, बायोडाइवर्सिटी के कार्य क्षेत्र हो गए। ठीक, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये जानना है आपको कि
एक बायोडाइवर्सिटी जो एक बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की एक वर्क, ये काम समझ में आ गया, शर्त क्या है समझ में आ गया, विषय क्या है ये समझ में आ गया। अब यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है एक बड़ा क्षेत्र होता है। ये क्या है, बड़ा क्षेत्र होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व में जो है नेशनल पार्क हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं, और भी संसाधन और भी चीजें वहां पे हो सकती है, यानी कि बड़ा क्षेत्र है। तो अलग अलग पार्टों में इसको बांटा गया, अलग अलग भागों में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। तो मूलतः बायोस्फीयर रिजर्व को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक पॉइंट आप नोट करके लिख लेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व में, आप लिखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व में एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। ये पॉइंट आप नोट करके लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे ऐसे कुछ नोट करके कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में, बायोस्फीयर रिजर्व में एक से अधिक नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। ठीक है, हो सकती है। क्लियर। अब यहाँ पे अगला पॉइंट हमें क्या समझना है, बायोस्फीयर के पार्ट। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बायोस्फीयर रिजर्व को, 3 भागों में बांटा गया। ठीक, क्या क्या है, पहला जो पार्ट है इसका उसे हम कोर जोन कहते हैं। ये सबसे मतलब मध्य का भाग होता है, कोर जोन। ठीक है, कोर जोन। दूसरा इसका है बफर जोन। और तीसरा जो पॉइंट है इसका वो है ट्रांजिशन जोन। आइए थोड़ा सा इसको फिगर से समझते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरीके से हम कह दें कि ये हो गया कोर जोन, ठीक, ये है बफर जोन, ये क्या है, बफर जोन हो गया, और ये है ट्रांजिशन जोन। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन, 3 इसके पार्ट हो गए। कोर जोन देखिए एकदम मध्य का क्षेत्र होता है, ये पूर्णतः प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मानवीय क्रियाविधि जो है नहीं होती है, सब पे रोक लगाई गई है। ठीक, तो ये आपका जो कोर जोन है ये आप यहाँ पे लिख देंगे पूर्णतः, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र होता है, संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, इसी क्षेत्र में यानी इसी कोर जोन में ही जो है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है। ठीक है, इसी क्षेत्र में, कोर जोन में। इसके बाहर का जो क्षेत्र है बफर जोन। ठीक है, बफर जोन में ये इसका संबंध है इकोनॉमी को लेकर के। ठीक है, इस क्षेत्र में जैसे मनोरंजन पार्क बना दिए जाते हैं, इस क्षेत्र में जैसे मछली पालन हो गया, कुछ मतलब ऐसे आप यहाँ समायोजन किया जाता है जहाँ से कुछ इकोनॉमी बढ़ सके, यानी कुछ अर्निंग हो सके। तो इस टाइप का जो क्षेत्र होता है, हालांकि ये भी प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, सभी लोग यहाँ आ जा नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके लिए रूल्स होते हैं। ठीक, तो ये इसको आप इकोनॉमिकल जोन कह सकते हैं। इस क्षेत्र को आप क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिकल जोन कह सकते हैं बफर जोन को। और ट्रांजिशन जोन होता है, ये बाहर का क्षेत्र होता है। ये उस जहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व जो है बनाया जाता है, तो उस क्षेत्र के जो आसपास के लोग होते हैं उनको मिला करके, यानी उनकी देख रेख के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, या जैसे उनके द्वारा सहयोग लेकर के इस क्षेत्र को डेवलप किया जाता है।
और यहाँ से जैसे लॉजिस्टिक का कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि कोई भी चीज़ें अगर यहाँ पे डेवलप हुई तो उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने आने के लिए जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं दी जाती हैं। तो ये ट्रांजिशन जोन होता है, सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि बायोस्फीयर रिजर्व को कितने भागों में बांटा गया है ना। मूलतः जो मेरा टॉपिक है आज का वो ये है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने यूनेस्को में शामिल है, कौन और इन पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो थियरी का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा शार्ट आउट मैंने आपको बताया, इस पे कभी डिटेल चर्चा हो जाएगी। तो चलिए फट से आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। यहां तक आपने पढ़ लिया कि पहले आपने ये देख लिया कि बायोस्फीयर क्या है। तो आपने जाना कि बायोस्फीयर यानी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का सम्मिलित क्षेत्र, जहां पर किसी भी जंतु या वनस्पतियों के लिए अनुकूल पर्यावास हो, ऐसे क्षेत्र को ठीक है हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व की बात हुई तो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृश्यभूमियों का वह सम्मिलित क्षेत्र जो बड़े ठीक है स्थलीय और जलीय पारितंत्रों को समाहित किया हुआ है, ऐसे भूभाग को या जलीय क्षेत्र को हम क्या कह दिए, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कह दिए। बायोस्फीयर रिजर्व नामित कैसे किया जाता है, जब उस देश की सरकार उसको क्या करे, नामित करे और यूनेस्को द्वारा उसे मान्यता मिल जाए। ये हो गया। विषय क्या होता है, विकास और प्राकृतिक संरक्षण के बीच समन्वय स्थापित करना, ये इसका जो है विषय हो गया। कार्य क्षेत्र 3 आपको कार्य क्षेत्र बता दिया गया। कंडीशंस क्या है वो भी बता दिया गया। ये भी बताया गया कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में एक से अधिक नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। एक बायोस्फीयर रिजर्व को कितने भागों में बांटा गया ये भी बता दिया गया कि एक बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में बांटा गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है कि कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में, ठीक है। तो इनका पहले तो इनकी संख्या हम देख लेते हैं कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो इनकी संख्या हो गई 18। अब अगला प्रश्न आएगा कि यूनेस्को में शामिल कितने हैं। तो वर्तमान में यूनेस्को में जो शामिल है वो 12 है। 12 ऐसे हैं जो यूनेस्को में शामिल है। तो बचे कितने, 6 जो यूनेस्को में शामिल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको रटना पड़ेगा, जितने भी हैं बायोस्फीयर रिजर्व इसको आपको रटना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अक्सर, हर परीक्षाओं में यहाँ से एक क्वेश्चन उठा करके दे देता है, ठीक है। तो नाम पहले तो आप इनका नाम रट लेंगे, उसके बाद प्रश्न कैसे बना गया कि किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं या किस केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि कौन सा नया है, कौन सा छोटा है, नया है, पुराना है, कौन बड़ा और कौन छोटा है अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है। तो आइए फटाफट हम इसको करते हैं, ठीक। पहले तो नाम देख लेते हैं, उत्तर से दक्षिण हम बढ़ रहे हैं, फटाफट नाम देखते हैं। कोल डिजर्ट है, नंदा देवी है, कंचनजंगा है, मानस है, दिहांग दिबांग है, डिब्रू सोइखोवा है, नोकरेक है, सुंदरबन है, शिमलीपाल, अचान कुमार, अमरकंटक है, शेषाचलम है, गल्फा मंदार है, ग्रेट निकोबार है, अगस्ता मलाई है, नीलगिरी है, पन्ना, पंचमढ़ी और ग्रेट रना कच्छ। ये तो नाम याद हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि कितने यूनेस्को में शामिल है। तो देखिए यूनेस्को में जो शामिल है उसका सिंबल मतलब कि जो भी बायोस्फीयर रिजर्व इस तरीके से आप कह सकते हैं आयत या वर्ग में जो फिगर आपको दिख रहा है ये सारे यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या है और पॉइंट ध्यान रखना है कि कौन सबसे पहले किसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया और नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। दूसरा कि सबसे पहले किसको यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया और नवीनतम कौन है जो यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया। चलिए 2 पॉइंट पढ़ करके फिर हम इसके स्टेट को याद करने का प्रयास करते हैं, कैसे हम इसको याद रख सकते हैं कि कौन कहाँ पे है। तो देखिए नीलगिरी को 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। ये जो आपको डेट दी गई है रेड लाइन से ये शामिल होने की ईयर है, और जो ब्लैक से दिया गया है देखिए यहाँ यू लिखा गया है, मतलब ये उस समय यूनेस्को में शामिल हो गए। तो इस तरीके से फटाफट आप देख लीजिए नीलगिरी ये भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी और भारत का नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना। इसको यहाँ पे आप नवीनतम ऐसे लिख लीजिए, नवीनतम यानी सबसे बाद में 2011 में इसे शामिल किया गया, ठीक है। सबसे पहले नीलगिरी को शामिल किया गया और सबसे बाद में पन्ना को शामिल किया गया। बाकी कौन कब शामिल हुआ सबका जो है ये यहाँ पे लिखा गया है। अब बात आती है कि यूनेस्को में सबसे पहले किसको शामिल किया गया, तो नीलगिरी को ही, ठीक है। नीलगिरी को यहाँ पे देखिए 2000 में नीलगिरी को यूनेस्को में शामिल किया गया। आप यहाँ पे लिख देंगे यूनेस्को में सबसे पहले शामिल, ठीक है। यूनेस्को में सबसे पहले शामिल कौन हुआ, नीलगिरी, और सबसे बाद में यूनेस्को में कौन शामिल हुआ, पन्ना 2020 में, ठीक है, ठीक है। नवीनतम यूनेस्को के लिए भी देखिए दोनों जो है
सबसे पहले इसे बायोस्फीयर का दर्जा दिया गया नीलगिरी को, तो सबसे पहले ये यूनेस्को में शामिल हो गया। सबसे बाद में जो है बायोस्फीयर बना पन्ना, और ये सबसे बाद में यूनेस्को में क्या हुआ, शामिल हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे कि सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा बायोस्फीयर रीजन कौन सा है, तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ठीक है, ये आप लिख देंगे यहाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिब्रू सैखोवा है। वो क्या है, ये देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। तो ये पॉइंट आप याद रख लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सा किस राज्य में है, उसको तैयार करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए बहुत आसान है तैयार करना, किसी न किसी चीज से जोड़ करके हम उसको याद कर सकते हैं। जैसे देखिए कोल्ड डिजर्ट है ना, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान है ना, तो जनरली भारत में जो रेगिस्तान है वो थार रेगिस्तान। हम लोग भारत के रेगिस्तान के बारे में अगर पढ़ते हैं तो थार के बारे में पढ़ते हैं कि थार रेगिस्तान राजस्थान में है। लेकिन कोल्ड मतलब ठंडा यानी शीत, तो सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ पे पड़ती है, हिमाचल में पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं कि कोल्ड डिजर्ट हिमाचल में है ना, ऐसे कुछ न कुछ इस तरीके से हमें जोड़ना पड़ेगा, तो हम हिमाचल इसको जोड़ देते हैं। अब बात आती है नंदा देवी, तो नंदा देवी पूजा पाठ सर्वाधिक कहाँ पे होती है, सबसे ज्यादा तीर्थ वगैरह देखते हैं ना, उत्तराखंड में है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस तरीके से। तो नंदा देवी देवता की बात आ गई, तो अब यहाँ पे हम उत्तराखंड चले गए, तो ये हो गया उत्तराखंड हो गया। कंचनजंगा हम माउंटेन में पढ़ते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, तो कंचनजंगा है कहाँ पे, सिक्किम में है, तो इसलिए ये आपका सिक्किम हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं दिहांग दिबांग एक नदी है, दिहांग नदी, दिबांग नदी है ना, दिहांग दिबांग नदी है, कहाँ पे प्रवाह करती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से इसको हमने देख लिया कि ये अरुणाचल प्रदेश में है ना, ऐसा हो गया। अब देखिए बात करते हैं मानस और डिब्रू सैखोवा का। डिब्रूगढ़ है ना, डिब्रूगढ़ असम में है। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ ये असम हो गया, मानस भी कहाँ पे है, असम में है। तो कुछ इस तरीके से इसको याद कर लेते हैं, इन दोनों को असम में कर देते हैं। ठीक है, ये भी असम में हो गया, ये भी असम में हो गया है ना, ये दोनों असम में हो गए। अब अगला पॉइंट आपका क्या आता है कि नोकरेक है ना, तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि सबसे ज्यादा वर्षा जो है कहाँ पे होती है, चेरापूंजी में होती है या मासीराम में होती है, जो कि मेघालय में है, और वहाँ पे एक पहाड़ी है। ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक है ना, उसी पहाड़ी से टकरा करके सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मेघालय हो गया। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं, मेघालय। ठीक है, अब बात आती है सुंदरबन का डेल्टा पूरे विश्व में फेमस है, सुंदरबन है ना, विश्व का बड़ा डेल्टा, ऐसा पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब उसके बाद सिमलीपाल को ऐसे याद कर लीजिए, उड़ीसा हो गया। अचानकमार अमरकंटक के बारे में पढ़ा ना कि ऊंची चोटी है। ठीक है, अमरकंटक लोग जाते हैं घूमने, पर्यटक स्थल भी है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का क्षेत्र होता है, छत्तीसगढ़ एमपी, इस तरीके से याद कर लिए। ठीक है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक, गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, तमिलनाडु वाले पार्ट से है, तो इस तरीके से याद हो गया कि तमिलनाडु हो गया। ठीक है, अगस्ता मलाई, देखिए अन्नामलाई, ये सब अन्नामलाई, अगस्ता मलाई, ये सब केरल तमिलनाडु का क्षेत्र है, तो ऐसे आप याद कर लेंगे, केरल और तमिलनाडु। ठीक, नीलगिरी आप जानते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे मिले हैं, मिलन बिंदु है, यानी दो पर्वत मिल रहे हैं, पर्वत श्रेणियां मिल रही हैं, तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, और बहुत बड़ा क्षेत्र होगा तो कई राज्यों में फैल जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 राज्यों में फैल गया, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये तीनों राज्यों में फैला हुआ है। अब देखिए ग्रेट निकोबार, हम लोग शुरू में ही पढ़ रहे हैं, ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट, इंडिया का सबसे दक्षिणतम पॉइंट। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पार्ट हो गया ग्रेट निकोबार, तो ये तो बहुत ही ईजी है, इस तरीके से आप याद कर लिए, अंडमान, ठीक है, एंड निकोबार। ठीक है, तो ये आप ऐसे आराम से याद कर सकते हैं, बहुत कुछ इसमें ज़्यादा खोजने की बातें नहीं है। आइए यहाँ चलते हैं, पन्ना और पंचमढ़ी। ठीक है, तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, कहाँ पे है, एमपी में है, खूब एकदम पढ़ते हैं हम लोग, पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश, तो ये याद हो गया। पन्ना जो है कैसे याद करना है कि पन्ना जो है हीरा की खान है, और हीरा की खान वर्तमान में हीरा की खान कहाँ पे है, जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हीरा की खान है, यानी पन्ना।
ठीक है, जहाँ से हीरा निकाला जाता है। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि ये मध्य प्रदेश में हो गया। ठीक है, अब बात आती है ग्रेट रन ऑफ कच्छ। कच्छ का रण कौन नहीं जानता, पाकिस्तान के साथ इसका विवादित क्षेत्र है अभी कच्छ का रण का। ठीक है, तो इसलिए जो है ये गुजरात का कच्छ का रण है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम याद कर लिए गुजरात। तो ऐसे जोड़ करके हम चीजों को याद कर सकते हैं कि कौन सा जो है बायोस्फीयर रिजर्व किस जगह पे है। ठीक, कितने बायोस्फीयर यूनेस्को में शामिल है, क्लियर हो गया, 12 बायोस्फीयर यूनेस्को में शामिल है। तो बच्चे कितने, 6, उन 6 का नाम आप याद रख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा निम्न से कौन सा बायोस्फीयर यूनेस्को में शामिल है या निम्न से कौन सा बायोस्फीयर यूनेस्को में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछेगा। फिर जो है जोड़ करके प्रश्न पूछता है ना, 3-4 बायोस्फीयर रिजर्व दे देगा, साइड में जो है उनके स्टेट दे देंगे, तो जोड़ने की बात करेगा। तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि भाई कोल्ड डिजर्ट है तो शीत मरुस्थल सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ है भैया, हिमाचल प्रदेश चल लेते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा ठंडी है। तो इस तरीके से हम यार देवी देवताओं की बात आएगी तो नंदा देवी हो गई, तो नंदा देवी भैया उत्तराखंड में, उत्तराखंड लोग जाते हैं दर्शन करने, पूजा करने, है ना। तो ऐसे हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद करना बहुत ही आसान है और इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से हर परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। अगर इसको आप तैयार कर लिए तो जान लीजिए कि परीक्षा में 1 क्वेश्चन तो आपका सही हो गया। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका क्लियर, है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या पढ़ लिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो कच्छ का रण हो गया। ठीक है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा तो डिब्रू सैखोवा हो गया। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व तो नीलगिरी हो गया। सबसे नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व तो पन्ना हो गया एमपी का। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जिसे यूनेस्को में शामिल किया वो भी नीलगिरी ही है, 2000 में शामिल हुआ। सबसे नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया वो पन्ना है, 2020 में शामिल किया हुआ है। अच्छा, इससे पहले पूछा जा सकता है कि जैसे दे देगा पन्ना ऑप्शन में नहीं है तो कौन इससे पहले शामिल किया गया, तो 2018 में कंचनजंगा शामिल किया गया, 2016 में अगस्ता मलाई। तो ये 2 पीछे का आप याद कर लेंगे, इसकी एक अपना कॉलम बनाकर लिस्ट बना करके इसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया माने कि कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 12 यूनेस्को में शामिल है, 6 शामिल नहीं है अभी यूनेस्को में। ठीक, तो इन चीजों को इस तरीके से आप तैयार करेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो आज की क्लास हम लोग का भारत का बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ना था, इसमें हमने बहुत कुछ चीजें सीखा। ठीक है, कि कब जो है बायोस्फीयर रिजर्व शब्द इजाद हुआ तो 1971 में, कब अब निर्धारण हुआ 1976 में, भारत के लिए कब, तो भारत बायोस्फीयर रिजर्व 1986, जब भारत का बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत उसमें शामिल हुआ या निर्धारण हुआ तभी जो है नीलगिरी को उसमें शामिल कर लिया गया, 1986 में ही तो शामिल किया गया। ठीक है, तो ये सारे 3 डेट यहाँ पे याद रखना है। विषय क्या है ये पढ़ लिया गया, जो विकास और जो है पर्यावरण संरक्षण के बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक है, 3 भाग होते हैं, कोर जोन होता है, बफर जोन होता है और ट्रांजिशन जोन होता है। तो इस तरीके से सारे पॉइंट आप एकदम रट लेंगे और तैयार करके रखेंगे ताकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लिया। चलिए कुछ और ऐसे ही छोटी छोटी चीजें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम लाते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं।